क्या हाल है दोस्तों? ऑल गुड? बढ़िया। चलिए, आज हम डिस्कस करते हैं सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स, उसके अंदर ब्लैक मनी एक्ट 2015 चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है? ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। एग्जाम के लिए पूरा नाम याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप ब्लैक मनी एक्ट लिख के आएंगे तो भी सफिशियंट है। ठीक है। सो अब पहली बात, इस चैप्टर को, इस एक्ट को मैंने सिर्फ 3 पेज में समराइज किया हुआ है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम डे में आप रिवाइज करेंगे, हार्डली 30 मिनट जाएगा, रिवाइज करके आप एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है। सो ये अटेम्प्ट, ये नोट्स, ये लेक्चर स्पेशली मई 27 एंड ऑनवर्ड अटेम्प्ट वालों के लिए। नवंबर 26 वाले भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 का रेफरेंस देंगे। मई 27 वाले न्यू इनकम टैक्स एक्ट का रेफरेंस देंगे। ठीक है। सो कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले ना हमें उसका वाई जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हम पढ़ रहे लेक्चर को, क्यों हम एक्ट पढ़ रहे हैं, क्यों लेक्चर देख रहे हैं, वाई। ये फाइनल में क्यों ये लेक्चर आया, क्यों ये टॉपिक आया, वाई वाई वाई। अगर आप वाई समझ गए ना तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इजी है, ये एक्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। सो इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा बेसिक रूट्स का देखते हैं, क्यों एक चैप्टर आया। ठीक है। अब आपको याद है 2014 में जब इलेक्शन का टाइम था, अपना एनडीए गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट इलेक्शन कर रहा था, तो उनका मेन मेन एजेंडा क्या था? ब्लैक मनी। बाकी सारा भी एजेंडा था, बट मेन क्या था? ब्लैक मनी। ठीक है। ब्लैक मनी, उन्होंने, आप लोग ने सुना भी होगा, उन्होंने क्या बोला था कि विदेशों में जितना भी भारत का पैसा पड़ा हुआ है वो सब इंडिया में अगर आ जाए तो हर भारतीयों के अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए आ जाएंगे। राइट। सो इसका कहां से जन्म हुआ ब्लैक मनी एक्ट का? वो तो स्टार्टिंग से पॉइंट बनते आ रहा था, लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने राम जेठमलानी के राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक ऑर्डर पास किया कि एसआईटी कमेटी फॉर्म करो, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कमेटी फॉर्म करो। किसके रिगार्डिंग? ब्लैक मनी के रिगार्डिंग। ठीक है। सो जब अपना 2014 में मोदी गवर्नमेंट आया, तो उसके ठीक नेक्स्ट ईयर 2015 में बिल इंट्रोड्यूस किया गया। किसने इंट्रोड्यूस किया गया? किसने इंट्रोड्यूस किया? अपने एफएम ने। उस टाइम के अपने एफएम कौन थे? श्री अरुण जेटली जी। कौन थे? अरुण जेटली जी। उन्होंने कब बिल को लाया? 20 मार्च 2015 को। इस बिल को असेंट कब मिला, पास हुआ तो असेंट कब मिला प्रेसिडेंट का? 26 मई 2015 को। ठीक है। इफेक्ट में कब आया ये बिल? 1 जुलाई 2015। ठीक है। अब ये जब बिल आया, जब बिल पास हुआ, जब ये एक्ट बना, तो क्या हमें सारा इंफॉर्मेशन मिल गया इजिली? नहीं। उस समय 2015 में बहुत सारे गवर्नमेंट ब्लैक मनी के ऊपर काम कर रहे थे। उस टाइम पे बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे रेफरेंस हमें मिले, इनफैक्ट सारे कंट्रीज को मिले, जिसकी वजह से ब्लैक मनी ट्रेस करना थोड़ा इजी हो गया। अगर मैं कुछ का एग्जांपल लूं, जैसे कि फटका, आप जब फॉर्म भरते होंगे बैंक का तो आप लोग ने ये पेज देखा होगा फटका का। इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन अकाउंट फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। उसके बाद क्या है? आईजीए, इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट। इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट। उसके बाद क्या था अपना? सीआरएस, मतलब कॉमन रिपोर्टिंग एग्रीमेंट स्टैंडर्ड, सीआरएस। उसके बाद क्या था? टाई, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट हुए जिसकी वजह से इंडिया को ब्लैक मनी के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिले, जिसकी वजह से अपना ये एक्ट, ये अपना कानून बहुत सक्सेसफुल हुआ। ठीक है। सो अब आपको ये समझना चाहिए, ये कानून तो आ गया, क्या इंडिया में जो एग्जिस्टिंग लॉ थे, जो अपना एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट था, फेमा था, फॉर्मूला था, क्या वो सब सफिशिएंट नहीं थे ब्लैक मनी को संभालने के लिए?
देखेंगे इसको, चलिए अब ध्यान दीजिए। जो अपना इनकम टैक्स एक्ट था 1961 और अपना ब्लैक मनी एक्ट था 2015, ठीक है। इसके अंदर इसके अंदर भी प्रोविजन थे ब्लैक मनी के, लेकिन वो सिर्फ डोमेस्टिक वाले थे। जैसे कि आपको याद है सेक्शन 68 से लेके 69D तक, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D। जैसे कि 69 क्या अपना कैश क्रेडिट था, क्या 68 क्या था अपना कैश क्रेडिट वाला, 69 क्या था अपना इन्वेस्टमेंट वाला, 69A 69A क्या था अपना मनी बुलियन ज्वेलरी वाला, 69B क्या था अपना अंडर स्टेटेड इन्वेस्टमेंट वाला, 69C क्या था अपना एक्सचेंज वाला, इंफॉर्मेशन वाला, फिर नेक्स्ट डी क्या था अपना हुंडी वाला। अब ये सब अपने डोमेस्टिक वाले थे, ठीक है। अगर आपने ये सब के अंदर, अगर आप ये सब के अंदर फंसते हो तो ये सब का टैक्स कितना था अपना 60% प्लस 25% प्लस 4%, ठीक है। अगर मैं इफेक्टिव देखूं तो कितना था 60 प्लस 25% प्लस 4%, कितना आता है 78% अप्रॉक्स, राइट। और इसके ऊपर 10% अपना पेनल्टी, प्लस 10% पेनल्टी, कितना होता है अपना 85.8%, मतलब इफेक्टिवली कितना होता है 86% के आसपास। लेकिन जो अपना न्यू ब्लैक मनी एक्ट है उसके अंदर कितना था सीधा 30% का टैक्स है और 3 टाइम्स पेनल्टी है, मतलब कितना हो गया 90। तो ओवरऑल इफेक्टिव कितना आता था अपना 120, ये कैसे आया 90 प्लस 30। ओल्ड में कितना था 86, न्यू में कितना है 20 प्लस इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है, ठीक है। ये देखिए 3 महीने से लेके 10 साल का इम्प्रिजनमेंट प्रोसिक्यूशन का भी था, ठीक है। ये सब पे आएंगे हम लोग, ठीक है। सो हमने बेसिक तो पढ़ लिया, क्यों हमें ब्लैक मनी एक्ट पढ़ना है। सो अब हम आते हैं अपने मेन चैप्टर के ऊपर, ब्लैक मनी एक्ट के ऊपर, ठीक है। पहले मुद्दे की बात करते हैं, मेन चीज प्रमोशन। ये मेरा चैनल है यूट्यूब पे, सीए कृपा शर्मा के नाम का। मैं इस पे रेगुलर बेसिस पे लेक्चर अपलोड करता हूँ सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का। अगर आपको शॉर्ट में रिवाइज करना हो तो आप इस चैनल पे जाके विजिट कीजिए और रिवाइज कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए शॉर्ट में। इसको मेरे नोट्स को मैंने क्या नाम दिया, कैप्सूल नोट्स। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर डीएम कीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलिए चैप्टर पे बढ़ते हैं हम लोग। पहला ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, अभी अगर नवंबर 26 वाले बच्चे ये देख रहे हैं तो उनके लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, ओल्ड वाला 1961 वाला, ठीक है। अगर मई 27 वाले बच्चे देख रहे हैं तो उसके लिए न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2015 के लिए, जो कि इफेक्ट में कब से आया था 1 अप्रैल 2026, जो अपने अमेंडमेंट में एप्लीकेबल है, जो अपने अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। अब ब्लैक मनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट बोथ एक्ट आर सेपरेट, दोनों एक नहीं है, दोनों एक्ट अलग हैं। इनकम टैक्स एक्ट अपना अलग सेक्शन देता है, रूल देता है, ब्लैक मनी एक्ट अपना अलग देता है नियम। लेकिन ब्लैक मनी एक्ट कुछ कुछ पोर्शन इनकम टैक्स एक्ट से बॉर्डर किया हुआ है। मतलब ब्लैक मनी एक्ट बोलता है कि हमारा अलग से डेफिनेशन नहीं है, जो इनकम टैक्स में हम वही बोलेंगे, मतलब उसका रेफरेंस दे देंगे, आप वहां से उसको रिफर कर लीजिएगा। ब्लैक मनी एक्ट में टोटल वो 88 सेक्शन है, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 88, जो कि रियल टाइम बेसिस पे अमेंडमेंट होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अपना लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था फाइनेंस एक्ट 19 में, फिर फाइनेंस एक्ट 24 में, फिर फाइनेंस एक्ट 26 में। न्यू इनकम टैक्स एक्ट में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट का कंसेप्ट पूरी तरीके से हट गया है, लेकिन ब्लैक मनी एक्ट में अभी भी वो कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्रॉस रेफरेंस का। मतलब ब्लैक मनी एक्ट में कुछ ऐसे सेक्शन दिए गए हुए हैं जो सीधा इनकम टैक्स एक्ट से उठाए गए हैं। मतलब ब्लैक मनी एक्ट सीधा बोलता है जो अपना ओल्ड इनकम टैक्स और न्यू इनकम टैक्स में दिया हुआ है वही हम लोग डेफिनेशन उठा लेंगे, ठीक है। सो इस एक्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेसिडेंशियल स्टेटस ही है। मतलब अगर आप हो तो ही फंसोगे, अगर आप रेसिडेंट ही नहीं हो, एनआर हो, फंसोगे ही नहीं आप इस एक्ट के अंदर। ब्लैक मनी एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा,
सो इसीलिए ये डेफिनेशन फोकस करता है रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। सो ब्लैक मनी एक्ट का आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला फोकस कीजिएगा रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। अब रेसिडेंशियल है कि नहीं, तो याद है इंटर में आईपीसीसी में तो आपने डेफिनेशन सीखा होगा रेसिडेंशियल स्टेटस का। मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ डेफिनेशन क्या है। देखिए, अगर रेसिडेंशियल स्टेटस का बात करूं मैं, तो देखने के लिए सिंपल, अगर प्रीवियस रिलेवेंट ईयर में मोर देन इक्वल टू 182 डेज से ज्यादा स्टे किया, या फिर 60 डेज वाला इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड इसमें एंड है हाँ, 365 मोर देन इक्वल टू 365 डेज इन प्रीवियस 4 ईयर में रेसिडेंट किया, तो इसमें क्या है, वो रेसिडेंट माना जाएगा। ये डेफिनेशन किसका, रेसिडेंट का। अब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसका डेफिनेशन क्या है अपना, कि लास्ट 10 साल में से 2 साल क्या हो, रेसिडेंट है वो, प्लस 10 साल में से 2 साल क्या हो, रेसिडेंट हो, एंड इसमें क्या है, एंड मोर देन इक्वल टू 730 डेज इंडिया में रहा हो आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में। तो दोनों एंड कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो क्या है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फेल करता है तो क्या कहलाता है मेरा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, ये था अपना डेफिनेशन। ओल्ड एक्ट में सेक्शन नंबर क्या है, 66 का, न्यू में क्या है, सेक्शन 6 का। ध्यान दीजिए, आपको सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। सीए फाइनल में बहुत ज्यादा सेक्शन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन ही हमें याद करना होता है। तो इसमें सेक्शन याद मत कीजिएगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, डीम्ड रेसिडेंट सिटीजन इनकम इज मोर देन 15 लाख अनटैक्स अब्रॉड। इसका मतलब क्या, कि ये वाले पर्सन भी, ये वाले एसएससी भी ब्लैक मनी एक्ट में फंसेंगे अगर वो, सबसे पहले वो क्या होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए वो, रेसिडेंट होने चाहिए वो। ठीक है, उसके बाद अगर उनका इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख हुआ और वो अब्रॉड में टैक्सेबल नहीं हुआ, तो ही वो ब्लैक मनी एक्ट में फंसेंगे। थर्ड, रिटर्न ऑफ इनकम, अपने ओल्ड एक्ट में सेक्शन क्या था, 139(1) इज फॉर ओरिजिनल रिटर्न, 139(4) इज फॉर बिलेटेड रिटर्न, 139(5) इज फॉर रिवाइज रिटर्न। इसमें एक सेक्शन और है 139(8)(a) अपडेटेड रिटर्न। वही न्यू एक्ट में क्या आ गया है, वो सेक्शन 263 अपना ओरिजिनल रिटर्न, 263(4) इज फॉर बिलेटेड रिटर्न, 263(5) is for revise and 263(6) for updated revision। अब मैंडेटरी फाइलिंग, याद है अपना इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा प्रोवाइजो था, 7th प्रोवाइजो 139(1) के अंदर, कि फॉरेन में आपका होल्डिंग है, एसेट है, बेनिफिशियली ओनर ऑफ, साइनिंग अथॉरिटी है आपका, तो आपको फाइलिंग करना कंपलसरी है। वही ये रेफरेंस लिया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट से, अगर इसमें आया तो ब्लैक मनी एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिक सब आते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। अपना 2015 में एक्ट नंबर 22 ब्लैक मनी एक्ट आया था। असेंट कब मिला प्रेसिडेंट का, 26 मई 2015 को। इफेक्टिव कब आया, 1 जुलाई 2015 को। इस एक्ट के अंदर टोटल 88 सेक्शंस हैं। और ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट रूल 2015 भी है। ठीक है, अब मैंने इस चैप्टर को याद करने के लिए ना एक स्केलेटन बनाया हुआ है, मतलब एक फ्रेमवर्क ड्राफ्ट किया हुआ है, जिससे अब आपको इजिली याद कर सकते हो, इस चैप्टर का भी इजिली याद कर सकते हो। जैसे कि कौन कौन फंसेगा, याद है ये वाला पार्ट रेसिडेंशियल वाला, वो फंसेंगे। इनकम मोर देन 50 और ये मैंडेटरी फाइलिंग और रिटर्न वाला, वो लोग फंसेंगे। उसके बाद क्या, भाई क्या आएगा इसके अंदर, अनडिस्क्लोज इनकम एसेट, क्या अब कब कब टैक्सेबल होगा, ये कब ब्लैक मनी एक्ट में आएगा ये, फिर कितना कितना इसके अंदर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, पेनल्टी भरना पड़ेगा, और उसका अंजाम क्या है। तो कौन, क्या, कब, कितना और अंजाम, मतलब हु, व्हाट, व्हेन, हाउ मच एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये अपना स्केलेटन है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट क्या था अपना, कौन, हु। ठीक है, देखिए पहली बात इस चैप्टर में ध्यान दीजिए, ब्लैक मनी एक्ट में दो ही पार्ट है, एक अनडिस्क्लोज इनकम, फॉरेन इनकम, हाँ डोमेस्टिक हुआ तो अपना इनकम टैक्स एक्ट लग जाएगा, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और अनडिस्क्लोज एसेट। ठीक है, अब आपको सिंपल देता हूं याद करने के लिए ट्रिक।
ये कंसेप्ट पूरे एक्ट में एप्लीकेबल होगा। अगर अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम हुआ, तो जिस साल में आपने कमाया, इनकम अराइज हुआ या फिर आपने इनकम कमाया, अरोज हुआ इनकम, ठीक है, तो उस केस में वो ईयर आपका इनकम माना जाएगा। लेकिन अगर अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट हुआ, तो जिस साल आइडेंटिफाई हुआ ना कि भाई अनडिस्क्लोज है, उस साल आपको ब्लैक मनी एक्ट लग जाएगा, उस साल का आपका इनकम माना जाएगा। समझा दोनों केस में फर्क? इनकम और एसेट। इनकम हुआ तो इनकम के केस में ऐसा माना जाएगा कि जिस साल में अराइज हुआ ना, उसी साल में आपका इनकम है, उस साल का ही। लेकिन एसेट केस में ऐसा नहीं है, जिस ईयर में एओ को आइडेंटिफाई हुआ, उस ईयर में ऐसा माना जाएगा कि ये अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट है। क्यों ऐसा? लॉजिक क्या है इसके पीछे? इसका पीछे लॉजिक सिंपल है, ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम का, ठीक है, अगर 2001 का मुझे इनकम मिला, राइट, लेकिन ब्लैक मनी एक्ट कब आया? 1 जुलाई 2015 को। मतलब असेसमेंट ईयर 16-17 से एप्लीकेबल होगा। और ये इनकम तो भाई पहले का है, तो जून वाले केस में अपना इनकम टैक्स एक्ट लग जाएगा। ठीक है, इसके पहले का इनकम हुआ तो भूल जाओ भाई, आरसीएसी बच गया। आरसीएसी का फायदा है, कुछ कुछ नहीं, एओ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वही ये अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट का पार्ट होता, ठीक है, तो भले ही एसएससी को एओ को 2026 में मालूम पड़ा, तो ऐसा माना जाएगा कि ये अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम इस साल का है। ये फर्क है अपना मेन। ठीक है, आगे कंसेप्ट है, ये एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान दीजिए। अब अपना था ना स्केलेटन, इसमें क्या था? कौन कौन फंसेगा? अब देखिए कौन, हु इज कॉट, देखते हैं कौन। अब रेसिडेंट इन रिलेवेंट ईयर, मतलब ईयर इनकम अरोज या फिर एसेट एक्वायर्ड कवर्ड होता है ब्लैक मनी एक्ट में। ध्यान दीजिए, रेसिडेंट, जिस साल में आपने कमाया, जिस साल में आपने कमाया या जिस साल में आपने एसेट एक्वायर किया, वो ब्लैक मनी एक्ट में कवर हो जाएगा। उस साल में आप रेसिडेंट होने चाहिए, ध्यान दीजिए, रेसिडेंट होने चाहिए उस साल में आप। दूसरा, एनआर या फिर आरएनओआर अभी हो, करंट ईयर में क्या हो, नॉन रेसिडेंट हो या फिर आरएनओआर हो, लेकिन आप रेसिडेंट थे रिलेवेंट ईयर में, तो गवर्नमेंट आपको पकड़ेगी। मतलब अगर जूने ईयर में, पास्ट ईयर में आप रेसिडेंट थे, लेकिन भले ही आप करंट ईयर में क्यों ना हो रेसिडेंट, आर एनओआर या फिर एनआर क्यों ना हो, आप उस टाइम भी कवर हो जाओगे। ये अमेंडमेंट कब आया था अपना? 2019 में आया था, रेट्रोस्पेक्टिव कवर करने के लिए। ठीक है, मतलब एक्सप्लेन करता हूँ मैं को अभी एग्जाम्पल के साथ में। अब नेवर रेसिडेंट, भाई आप कभी रेसिडेंट थे ही नहीं, तो ये एक्ट आप पे कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। हाउ एवर लार्ज एसेट, मतलब कितना भी बड़ा एसेट क्यों ना हो, कितना भी करोड़ों का एसेट क्यों ना हो, एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप रेसिडेंट ही नहीं थे। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लेता हूँ इसका, ठीक है। देखिए, प्रेरणा प्रेरणा ने एक फ्लैट लिया 2001 में, ठीक है। अब 2001 में वो रेसिडेंट थी। अब एओ ने एक फ्लैट लिया 2001 में, सपोज 20 करोड़ का, ठीक है, और इसको एक फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम है सपोज 5 करोड़ का, कभी 2002 में, राइट। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग खड़े हैं 2026 में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 26-27, टैक्स ईयर 26-27, टैक्स ईयर क्या है? टैक्स ईयर 26-27, अभी फाइनेंशियल ईयर 26-27, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एओ को मालूम पड़ गया कि प्रेरणा ने 2001 में 20 करोड़ का फ्लैट लिया, मतलब अनडिस्क्लोज, अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट है। अब उसने 2002 में उसको इनकम भी हुआ, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम हुआ 2002 में। तो असेसी को जब मालूम पड़ा, सॉरी एओ को जब मालूम पड़ा, तो इस केस में क्या होगा? इस ईयर में दोनों में रेसिडेंट थी वो, ठीक है, तो रेसिडेंट थी, तो ब्लैक मनी एक्ट में फंस जाएंगे वो लोग। अब प्रेरणा ने बोला कि माना कि मैं 2001 और 2002 दोनों ईयर में रेसिडेंट थी, लेकिन 2026-27 में तो मैं एनआर हूं ना,
तो आप मुझे ब्लैक मनी एक्ट में नहीं पकड़ सकते। लेकिन अमेंडमेंट हुआ था, तो क्या बोला था, भले ही आप करंट ईयर में एनआर क्यों ना हो, उस ईयर में आप रेसिडेंट थे ना, तो आपको ब्लैक मनी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, भले ही प्रेरणा अपना कितना भी दिमाग क्यों ना लगाया, गवर्नमेंट पकड़ लेगी उसको। अगर इस साल अगर प्रेरणा एनआर थी और करंट ईयर में भी प्रेरणा एनआर है, तो दोनों के केस में एनआर एनआर हुआ, तो एप्लीकेबल ही नहीं है, ब्लैक मनी एक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल था ये। आगे बढ़ते हैं। और इस केस में ना एक पार्ट और है, देखिए। अब देखिए लॉ क्या बोलता है इस केस में अपना। असेसी का मतलब क्या होता है, असेसी मतलब रेसिडेंट, भले ही वो रेसिडेंट हो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, या फिर एनआर हो, या फिर आर एन आर हु वाज रेसिडेंट इन व्हेन द इनकम अलाउज और एसेट वाज एक्वायर्ड, मतलब जो अपन ने यहाँ पर सीखा वही। भले ही वो रिलेवेंट ईयर में रेसिडेंट हो, कवर होगा, एनआर या फिर आर ओ एन आर अभी हो, लेकिन उस टाइम क्या था, रेसिडेंट था, तो भाई वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत वास्ट है कवर करने के लिए डेफिनेशन को। आगे, अब ये डेफिनेशन क्यों लाया गया, अपना एसेट को कवर करने के लिए। मतलब भाई जिस साल में आपने एसेट एक्वायर किया ना, उस साल एसेट चेक, डेफिनेशन चेक कर रहे हो कि आप रेसिडेंट हो या नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिक्स रेसिडेंशियल स्टेटस फर्स्ट, इफ नेवर रेसिडेंट इन एनी रिलेवेंट ईयर, ब्लैक मनी एक्ट डज नॉट अप्लाई। अगर रेसिडेंशियल स्टेटस ही अप्लाई नहीं होता, तो वो ब्लैक मनी एक्ट में फंसे, कभी फंसेगा ही नहीं। कभी भी अगर एग्जाम में ब्लैक मनी एक्ट का क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले यही चेक करो कि भाई उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर जिस ईयर में इनकम कमाया या एसेट एक्वायर किया, उस ईयर में अगर वो रेसिडेंट था, तो ही एप्लीकेबल होगा ब्लैक मनी एक्ट, अदरवाइज एप्लीकेबल ही नहीं होगा। याद करो तो क्या, आज रेसिडेंट है या उस साल रेसिडेंट था, दोनों पकड़े जाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट। क्या अपने स्केलेटन में याद है आपको, स्टेप क्या था, कौन, ये, डन। अब क्या मतलब, क्या कंसिडर होगा अगर ब्लैक मनी एक्ट में अगर आप आ गए तो। ठीक है, अब क्या, अब ध्यान दीजिए, अगर आप ब्लैक मनी एक्ट में फंस गए ना, तो क्या टैक्सेबल होगा, मतलब किस इनकम पे या किस एसेट पे रिकवर किया जाएगा आपसे ब्लैक मनी एक्ट के अंदर, टैक्स पेनल्टी। अब ध्यान दीजिए, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, 41A, 41B, 41C। 41A, 41B, 41C क्या, अब देखिए, फॉरेन इनकम एग्जिस्ट करता है, आपका फॉरेन इनकम है, लेकिन आपने इनकम टैक्स में डिस्क्लोज ही नहीं किया। मतलब फॉरेन इनकम है, फाइल किया, लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया। एग्जांपल लेते हैं, सपोज प्रेरणा ने एज उसका फॉरेन इनकम था, ठीक है, 25-26 का वो आईटीआर फाइल कर दिए, उसका फॉरेन इनकम था, सपोज 10 करोड़ का उसका फॉरेन इनकम है। अब फॉरेन इनकम है, ठीक है, उसने आईटीआर फाइल भी किया है, लेकिन डिस्क्लोज ही नहीं किया, तो फंसेगी यहाँ पे, ब्लैक मनी एक्ट में यहाँ पे आ जाएगी वो। ये 41A था। अब 41B क्या है, 41B क्या बोलता है, फॉरेन इनकम है, रिटर्न रिक्वायर हो करता है इसके लिए कि फाइल करो, लेकिन उसने फाइल ही नहीं किया। ठीक है, अब इस केस में क्या देखो, किधर गया, हाँ, इस केस में फॉरेन इनकम, ये 41B का पार्ट है, ये 41A का पार्ट है। 41B में फॉरेन इनकम है, आईटीआर फाइल नहीं किया, आईटीआर रिक्वायर्ड है बट फाइल नहीं किया, जब फाइल ही नहीं किया तो डिस्क्लोज भी नहीं किया, समझा, तो ये केस भी कवर हो जाएगा। और थर्ड 41C, वैल्यू ऑफ एन अनडिस्क्लोज एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, चार्ज ऑन द एसेट वैल्यू नॉट इनकम। इसका मतलब यहाँ पे है, अनडिस्क्लोज एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिए। जो अपना 41A एक्सप्लेन हो गया अपना,
4(1)(b) हो गया, 4(1)(c). रिवाइज का ध्यान दीजिए। फॉरेन इनकम है, रिटर्न फाइल किया लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया। सेकंड, फॉरेन इनकम है, रिटर्न रिक्वायर था फाइल करने का लेकिन उसने फाइल ही नहीं किया। अब थर्ड, वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, चार्ज ऑन द एसेट वैल्यू नॉट इनकम वैल्यू। इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहां लेता हूं एग्जांपल। सपोज प्रेरणा का एक एसेट था जो उसने परचेस किया 2002 में 50 लाख का, ठीक है। अब 2026-27 में एओ को मालूम पड़ा इसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, सपोज 5 करोड़ है। तो इस केस में जो अपना टैक्स लगेगा वो फेयर मार्केट वैल्यू पे लगेगा, 5 करोड़ के ऊपर, ना कि 50 लाख। मतलब जो एसेट आपने परचेस किया ना, उसके ऊपर इनकम में टैक्स नहीं, वो एसेट पे, इनकम दूसरा पार्ट है, ये एसेट पे लगेगा अपना, समझा। अब यहाँ पे डेफिनेशन बताया गवर्नमेंट ने कि अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट का मतलब क्या होता है। ये देखिए, अनडिस्क्लोज एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने सिंपल डेफिनेशन दिया हुआ है कि कौन सा भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो एनी एंटिटी में जो कि बाहर है, इंडिया के बाहर है, और आप जो हेल्ड करते हैं खुद के नाम पे या फिर एज अ बेनिफिशियरी, अगर एओ का एक्सप्लेनेशन आपका, अगर आपका एक्सप्लेनेशन एओ को अनसेटिस्फैक्टरी लगा, क्या लगा, अनसेटिस्फैक्टरी लगा, तो भाई वो चार्ज कर देगा ब्लैक मनी एक्ट के अंदर, भले ही वो सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी क्यों ना हो या फिर जीरो रिटर्न एसेट क्यों ना हो, भाई ब्लैक मनी एक्ट में फंसेगा, समझा। इन शॉर्ट, एसेट है, आपने परचेस किया, कहां से आपने पैसा लाया परचेस करने के लिए, वो नहीं भाई, जब आपने एसेट परचेस किया उस साल में और करंट ईयर में कितना है, तो करंट ईयर के मार्केट वैल्यू पे आपका टैक्स लग जाएगा। हम लोग वैल्यूएशन सीखेंगे कि वैल्यूएशन का कैसे निकालते हैं हम लोग अनडिस्क्लोज एसेट का, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। बट अभी मैं अपना हो गया क्या टैक्सेबल था अपना, ठीक है। इसको वापस रिवाइज करते हैं। फॉरेन इनकम है, आईटीआर फाइल किया है लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया। सेकंड, 4(1)(b) में फॉरेन इनकम है, आईटीआर फर्निश नहीं किया है तो डिस्क्लोज भी नहीं किया। थर्ड, वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज एसेट, अभी एओ को सेटिस्फैक्टरी नहीं हो या फिर इसको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं लगा, तो भाई वो टैक्स कर देगा करंट ईयर के फेयर मार्केट वैल्यू पे जो उसको रियलाइज हुआ, मतलब जिस ईयर में उसने नोटिस किया कि हाँ उसका अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट है। ये देखो, ए बी सी आया नहीं आईटीआर में, भरा नहीं आईटीआर में, या फिर छुपाया एसेट में, 4(1)(a), 4(1)(b), 4(1)(c), ठीक है। आगे, अब टू, नो डबल टैक्स शील्ड मतलब क्या है भाई, अगर एक बार आप नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट में फाइल कर रहे हो तो उसको मैं वापस से ब्लैक मनी एक्ट में नहीं ले सकता, ठीक है। वेरिएशन टू फॉरेन सोर्स इनकम इन रेगुलर इनकम टैक्स एक्ट, असेसमेंट चालू है या फिर रीअसेसमेंट चालू है, वो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे ब्लैक मनी एक्ट, भाई डबल हो जाएगा, असेसी के साथ में चीट हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगी, अनफेयर होगा ये, तो डबल काउंट नहीं होता। इनकम टैक्स एक्ट में चल रहा है तो ब्लैक मनी एक्ट में नहीं आएगा, या ब्लैक मनी एक्ट में है तो इनकम टैक्स एक्ट में नहीं आएगा। इनकम टैक्स चार्ज अंडर ब्लैक मनी एक्ट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, समझा गया। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब क्या, कब, जो अपना स्केलेटन था, कौन, पढ़ लिया, रेसिडेंशियल वाला, व्हाट, कब, मतलब 4(1)(a), 4(1)(b), 4(1)(c) हो गया। अब व्हेन, ठीक है, कब, अब ध्यान दीजिए कब वाला पार्ट, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। अब द प्रीवियस ईयर इन विच एसेट फर्स्ट कम टू द नोटिस ऑफ एओ, द प्रीवियस ईयर in which the asset come to the notice of AO, यूजुअली जब सेक्शन 10 इश्यू करता है ना एओ, उस साल अपन मानते हैं कि भाई उस साल आइडेंटिफाई हो गया एओ को, सेक्शन 10 जब इश्यू किया उसने। ये था अपना अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट का ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। लेकिन इनकम का केस हुआ तो भाई जिस साल में इनकम अराइज हुआ या फिर इनकम हुआ है उसको इनकम तो उस साल का माना जाएगा। एसेट केस में ऐसा नहीं है, मैंने इसका लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। Section 72, subsection C, deeming pre-act asset not declared in 2015 window is deemed acquired in the year the section 10 notice issue, charge year rule only. It does not decide
रेसिडेंस इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दिए एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अब प्रेरणा ने 2002 में 10 करोड़ का फ्लैट लिया, ठीक है। अब 2026-27 में एओ को आइडेंटिफाई हुआ और उसने नोटिस इशू कर दिया 20 जुलाई को। तो जिस टाइम नोटिस इशू किया ना, ये माना जाए कि भाई इस साल का उसका एसेट एक्वायर किया, उसने एसेट लिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो डीमिंग प्रोविजन है, क्यों 2002 में लिया और 26-27 में माना जाएगा, क्योंकि ब्लैक मनी एक्ट ही कब आया, असेसमेंट या 16-17 में आया। उसके पहले वाला है तो डीमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। इसीलिए दो अलग अलग था टैक्सेबिलिटी ऑफ ईयर का, अनडिस्क्लोज इनकम वाला अलग और अनडिस्क्लोज एसेट वाला अलग, समझा, वही है। लेकिन हाँ, ये डीमिंग वाला अपना रेसिडेंशियल के लिए अप्लाई नहीं होता है। आगे वैल्यूएशन। अब ध्यान दीजिए, बहुत सारे केस में ना अपने को फेयर मार्केट वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू क्या लेंगे, रूल 3, ये अपना यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर, ये जो अपना लेक्चर नंबर 2 में कवर होगा, रूल 3 वैल्यूएशन। इसमें बहुत सारे केसेस हैं। सबसे बड़ा केस अपना अनकोटेड इक्विटी शेयर्स वाला, मैंने इसका अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, 10 से 12 मिनट का होगा शायद से, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। रूल 3 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे अपना पार्ट 2 में। सिर्फ 2 ही पार्ट आएगा इसका, पार्ट 1 पार्ट 2 का। हाँ, अब वैल्यूएशन डेट क्या लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए सेक्शन 59 डिक्लेयर्ड एसेट 1 जुलाई 2015, एनी अदर केस। अच्छा, यहाँ पे एक केस था अपना 2015 का विंडो। इस केस में क्या था ना, जब अपना ये एक्ट आया था 1 जुलाई 2015 को, तो गवर्नमेंट ने एक विंडो इशू किया हुआ है कि भाई आप 1 जुलाई 2015 जो अपना एक्ट आया से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक आप खुद सामने से आके हमको बता दीजिए, खुद सामने से आके हमको बता दीजिए कि हमारे पास ब्लैक मनी एक्ट है, हमारे पास ब्लैक मनी है, तो हम आप पे जो नॉर्मल टैक्स है वो लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो अपना 3 टाइम्स वाला है वो नहीं लेंगे, सिर्फ टैक्स के बराबर ही लेंगे, मतलब कितना, 90% लेंगे। ये अपना है डिस्कशन है। सेम विंडो 2026 में भी स्टार्ट किया हुआ है मोदी गवर्नमेंट ने, जो कि 16 अगस्त 2026 से स्टार्ट है 31 दिसंबर 2026 तक, सेकंड विंडो। उस पर हम लोग एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। फॉरेन एसेट वाला स्मॉल टैक्स पेयर के लिए गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है, विंडो ओपन किया हुआ है ये। आगे, अब अगर उस विंडो में उसने डिक्लेयर किया हुआ, तो 1 अप्रैल, ये देखिए वापस डिस्कस करते हैं। 1 जुलाई 2015 एनी अदर एसेट, अगर अपना उस विंडो में उसने अपना एसेट डिक्लेयर किया, तो जो 1 जुलाई 2015 का जो अपना फेयर मार्केट वैल्यू होगा ना, वही अपना आएगा। फेयर मार्केट वैल्यू अपने उतना रिलेवेंट नहीं है अभी एग्जाम के लिए। आगे का देखिए, इन एनी अदर केस 1 अप्रैल ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस ईयर ऑफ चार्ज, 31 मार्च नहीं लेंगे, परचेस डेट नहीं लेंगे, डिटेक्शन डेट नहीं लेंगे। एग्जाम्पल, प्रेरणा का फ्लैट है दुबई में, 2011 में उसने परचेस किया था, ठीक है। अब चार्ज कभी हुआ 2026-27 में एओ को मालूम पड़ा, तो हम लोग कभी फेयर वैल्यू कब का डेट का लेंगे, 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस है, मतलब 26-27 का फर्स्ट अप्रैल 2026 का डेट लेंगे हम लोग। ये देखिए कब का लेंगे एफएमयू हम लोग, 1 अप्रैल 2026 का। क्यों, क्योंकि भाई तब का लिया था 2011 में, प्राइस तो बड़ा होगा ना, अगर मैं उसी साल का लूंगा प्राइस तो नुकसान है मेरा, गवर्नमेंट नुकसान में है। तो जब लिया था तब का हम लोग नहीं लेंगे एफएमयू, कब का लेंगे, जिस ईयर में वो एओ को आइडेंटिफाई हुआ उस ईयर के फर्स्ट डे का। कब का, फर्स्ट डे का, मतलब 1 अप्रैल का। आगे, अब अंजाम क्या है इसका, मतलब भाई क्या करना पड़ेगा आपको, अपना स्केलेटन में आते हैं हम लोग, हाउ मच और अंजाम। अब कौन हो गया, क्या हो गया, कब हो गया, कितना हो गया, अब इसका अंजाम क्या है, भाई क्या करना पड़ेगा आपको। अगर आपको एओ ने पकड़ लिया तो भाई 30% फ्लैट टैक्स आपको भरना पड़ेगा, सीधा 30% टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अब जब टैक्स भरोगे तो इसके अंदर नो 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 सरचार्ज, नो सेस, नो एग्जम्पशन, नो डिडक्शन,
नो सेट ऑफ क्लेम। नो मतलब नो, समझा क्या? नो मतलब नो। आगे, फिर पेनल्टी कितना भरना पड़ेगा? 3 टाइम्स। कितना? 3 टाइम्स मतलब 30% का 3 टाइम्स मतलब 90% आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, एओ के ऊपर है, प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर। आगे, प्रोसिक्यूशन क्या है इसका? 3 मंथ से लेके 10 ईयर तक, रिकॉर्डस इम्प्रिजनमेंट भी है प्लस फाइन भी है। समझा? ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये अलग से इसका सेक्शन है डेडिकेटेड, 49 से लेके 51 तक। इसका सेक्शन क्या है पेनल्टी का? 41। इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 3। सॉरी, अब ये डोमेस्टिक अनएक्सप्लेन इनकम ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया हुआ है, 68 से लेके 69 डी तक। 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो इफेक्टिव कितना आता है? 78%। फिर 10% क्या पेनल्टी लगता है, कितना होगा फिर इफेक्टिव? 85.8%, मतलब अब अप्रॉक्स 86% के आसपास हमें टैक्स लगता है डोमेस्टिक वाले के ऊपर। ठीक है, तो बाकी का हम लोग ब्लैक मनी एक्ट के पार्ट 2 में रिफर करते हैं, देखते हैं, लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। उसमें क्या होगा, अपना वैल्यूएशन स्टार्ट होगा, फिर प्रोसीजरल कितना पेनल्टी है, कितना प्रोसिक्यूशन है, फिर हियरिंग का लिमिट कितना, ये सब ओल्ड, ये सब इनकम टैक्स पार्ट का है, वहां से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। स्टिल हम लोग वहां पे रेफरेंस नहीं देंगे, इस एक्ट का हमारा लेक्चर अलग है, हम लोग अलग से इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।